बच्चों, आज मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ आपकी मोह बसु मैम, आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज, श्रीमती मोह बसु। ओम। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन क्या होता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जननांग, निषेचन, भ्रूण में परिवर्धन, जरायुज और अंडायुज। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रजनन क्या है या जनन क्या है? प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। ये हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि जैविक क्रियाएं जो होती है, दैनिक क्रियाएं, उसके अंतर्गत जनन आता है। जनन क्या होता है, ये हमने आपको बताया कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करने को जनन कहते हैं, अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए। जंतुओं में जनन दो विधियों द्वारा होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम लोग 3 प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है मुकुलन, दूसरा है द्विखंडन और तीसरा है बहुविभाजन। मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में होता है। परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देता है। इस उभार को मुकुल कहते हैं। यह परिपक्व होकर जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जाति में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक जनक द्वारा प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। दूसरा है द्विखंडन। यह अमीबा में होता है। एक कोशिकीय अमीबा जो होता है वो बहुत सूक्ष्म जंतु है। इसकी कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होकर 2 भागों में बंटने लगता है, प्रत्येक जिसमें प्रजनन की क्रिया आरंभ हो जाती है। अंत में अमीबा के शरीर में 2 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्रक मौजूद होता है। इस प्रकार के विभाजन अमीबा 2 संतति उत्पन्न कर देती है और परिपक्व शरीर को 2 भागों में बांटकर अमीबा अपना अस्तित्व खो देता है। प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः 2 भागों में बंट जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें कि एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करते हैं, द्विखंडन कहते हैं। अमीबा के अतिरिक्त अन्य जीवों जैसे मलेरिया या बहुविभाजन के बारे में बोल रहे हैं। अमीबा के अतिरिक्त कुछ जीवों जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जिसे कहते हैं, में जनन बहुविभाजन द्वारा होता है। इसमें देखो चित्र दिख रहा है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और ये इसमें केंद्रक 2 भागों में बंट गया। चित्र में देखो बच्चों, 2 भागों में बंट गया, फिर ये 2 अलग अलग अमीबा बन गए। इसे कहते हैं द्विखंडन। और इसके बाद एक दूसरा चित्र आपको प्लाज्मोडियम का दिख रहा है जो सफ़ेद और काले से बना हुआ है। ये बहुविभाजन होता है। इसमें जो होता है प्लाज्मोडियम बहुत छोटे बहुत सारों में बंट जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। प्रश्न आ सकता है बच्चों, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बताओ। तो जिन जंतुओं में बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपने देख लिया, मुकुलन, द्विखंडन और बहुविभाजन। अब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांग का होना अनिवार्य है। 2 प्रकार के जंतुओं में होता है, एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी जंतु जो होते हैं उसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं, जैसे मनुष्य, केचुआ, मनुष्य, सभी तरह के जंतु। और दूसरा जो होता है वो द्विलिंगी जंतु होता है, जिसमें एक ही पेरेंट में दोनों चीज़ होती है, जैसे कि केचुआ, जोग आदि। लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर एवं मादा जननांग अलग अलग होते हैं। ऐसे जंतुओं को एकलिंगी जंतु कहते हैं। दूसरी ओर कुछ जंतु जैसे जोग, केचुआ आदि में नर तथा मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ये अच्छे से समझ लो कि एकलिंगी जंतु जो होता है उसमें नर तथा मादा जननांग जो होते हैं अलग अलग में पाए जाते हैं, और जो द्विलिंगी होते हैं उसमें एक ही जंतु में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। कुछ जंतु जैसे केचुआ, जोग आदि में नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को द्विलिंगी जंतु कहते हैं। नर जननांग में नर युग्मक तथा मादा जननांग में मादा युग्मक
बनते हैं। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मक जो होता है वो जुड़ जाते हैं, संलयन करते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव के जननांग एवं निषेचन। पुरुषों के उदर के नीचे अंडे के, अब देखो चित्र में ध्यान देखो बेटा, चित्र में देखो, पुरुष के उदर के नीचे अंडा के आकार का 2 विषण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिसमें शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना होते हैं। मैं इसको फिर से एक बार बोल रही हूँ। पुरुष के उदर में के नीचे अंडा के आकार का 2 विषण होता है जो नर युग्मक और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इसमें जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है जिसे शुक्राणु गति करता हुआ शिश्न के माध्यम से बाहर निकलता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय संरचना होती है। स्त्रियों की नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, ये पीछे हम चित्र दिखा रहे हैं, ये देखो, इसमें ये जो चित्र है इसको देखो बेटा। स्त्रियों की नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग स्थित होते हैं। इन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। अब दिख रहा है बेटा अंडाशय, देखो अंडाशय दिख रहा है, ये बगल बगल में 2 अंडाशय है, गर्भाशय बीच में मोटा वाला हिस्सा है और 2 नाली जो दिख रही है वो अंडवाहिनी है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु भी एक कोशिकीय संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होते हैं। संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद ये गति करते हुए गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है और निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। मनुष्य के एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है। ऐसे निषेचन जिसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकतर अकशेरुकी जंतुओं जैसे मछली, मेढक आदि में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित किया जाता है और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। इस प्रकार के निषेचन जो जंतु के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है लैंगिक जनन में, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं वो एक शरीर के अंदर ही मिलकर युग्मनज बनाते हैं, और जो ये मादा वो होता है बाह्य निषेचन होता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु जो है बाहर जल में विसर्जित होते हैं और उसमें जो है उसमें मिलकर ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। सीधी सी बात है, जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन और जो शरीर से बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज को यहाँ पे देखो, ये जो चित्र बना हुआ है रे डायग्राम, इसको पहले दिखा देते हैं। देखो, एक पुरुष है, एक स्त्री है। पुरुष में से शुक्राणु आता है, स्त्री में से अंडाणु आता है। ये दोनों आपस में निषेचन करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज जो है वो विकसित होता जाता है और विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब ये भ्रूण बन जाता है इसी को गर्भ कहते हैं, और गर्भाशय में फिर नवजात, जब ये गर्भ पूरा हो जाता है, भ्रूण पूरा हर एक अंग का निर्माण कर लेता है, तब नवजात शिशु बनता है। अब आके पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज की कोशिकाएं विभाजित होने लगती है जो परिवर्तित होकर भ्रूण में बदल जाती है। इस अवस्था में शिशु के सर, सिर, पैर, नाक, आँख आदि कुछ अंग विकसित हो जाते हैं। जब भ्रूण विकसित होते हुए शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर लेती है, तब इस अवस्था को गर्भ कहलाता है। गर्भ का विकास पूरा हो जाने पर माँ शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु का जन्म नर तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होता है, जिसके कारण शिशुओं में माता तथा पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडायुज और जरायुज के बारे में। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडा देते हैं।
जो बाद में शिशु में विकसित हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ जंतु डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु बनते हैं। बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि, और अंडे देने वाले जंतुओं को अंडायुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मेढक आदि। तो ये यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था लेकिन पूरा का पूरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप जो है इसको खूब अच्छे से समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर मैं करवा के आपको नोट्स में दे दूँगी। आप उसको लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।